ठंड में 10 रजाई ओढ़कर खुले में सोने वाली देवरानी। हाय दैया, लगता है बाहर काफी तेज ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए रसोई की खिड़की भी खुल गई। तभी रसोई के अंदर सोनिया आती है, जिसके मुंह पर खिड़की की ठंडी ठंडी हवा लगती है। अरे अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ये खिड़की क्यों खोल रखी है? अरे मेरा दिमाग क्यों खराब होगा जिज्जी, ये खिड़की अपने आप ठंडी हवाओं के झोंके से खुली है। अब तुम आ गई हो तो जरा इसे बंद कर दो। एक नंबर की आलसी हो, मेरा ही वेट कर रही थी आने का। अब सोनिया फटाफट खिड़की बंद करती है। अच्छा है अंकिता, तुमने फटाफट ठंडी ठंडी सब्जियां काट ली। अब मैं भी ठंडे ठंडे पानी में आटा गूंथ लेती हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर करना पड़ेगा। अरे सही कह रही हो जिज्जी, अब ठंड में मुझसे भी काम नहीं हो पाता, पर करना तो पड़ेगा जब तक हमारी देवरानी नहीं आ जाती। सही कह रही हो। अब सोनिया आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती है, दूसरी तरफ अंकिता सब्जियां बनाती है और कुछ देर बाद दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर परिवार वालों को खाना खिलाती हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, पर कभी कभी ठंड में सरसों का साग, मक्के की रोटी, लहसुन मेथी भी बना लिया करो। अरे नहीं बहू, ठंड में तो गाजर का हलवा बनाया करो। मुझे तो पालक पनीर बहुत पसंद है, तुम्हें पालक पनीर बनाना चाहिए था। मुझे तो ठंड में मटर मशरूम, आलू गोभी, मटर आलू के पराठे पसंद है, पर तुम ये सब क्यों नहीं बनाती हो सोनिया? जेठानी जी, जेठ जी भी फरमाइश कर रहे हैं, जरा उन्हें बताइए कि ठंड में इतना ही खाना बनाकर हमारी कितनी हालत खराब हो जाती है। नहीं रहने दो, इनकी खबर तो मैं कमरे में लूंगी। क्या गुफ्तगू चल रही है तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच में? नहीं माँ जी, गुफ्तगू कुछ नहीं चल रही, हम बस ये सोच रहे हैं कि आपकी फरमाइश का खाना कब और कैसे बनाएं, क्योंकि टाइम तो बच नहीं पाता है, घर में इतने सारे काम होते हैं, फिर ठंड भी है। हाँ, बिल्कुल अंकिता सही कह रही है, ठंड बढ़ती ही जा रही है और ठंड में घर के काम ही समय से खत्म हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है माँ जी। हाँ, वैसे तुम दोनों बहू कह तो सही रही हो। चलो अगले महीने में तुम सबके लिए घर में गीजर और सभी के कमरों में हीटर की सुविधा करवा दूंगा। अब सबके खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में बर्तन धोने लगती हैं। देवरानी जी, ये टंकी का पानी कितना ठंडा हो रहा है, ऐसा लग रहा है टंकी के अंदर किसी ने रेफ्रिजरेटर फिट कर रखा है। अंकिता, मेरे तो दोनों हाथों में ठंडे पानी से झंझनाहट हो रही है। अब इसके बाद वो दोनों देवरानी जेठानी सबके कपड़े धोती हैं। अंकिता, अब मुझे लग रहा है कि माँ जी से हमें खुलकर बात करनी पड़ेगी, तभी इस घर में देवरानी आएगी। हाँ जिज्जी, आप ठीक कह रही हो, देवरानी जी भी आ जाएंगी तो काम 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसके बाद सबके पास थोड़ा थोड़ा काम होगा जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। अब बढ़ती ठंड को देखकर रघुवीर जल्द ही घर के सभी कमरों में हीटर लगवा देता है। इसके बाद लेबर्स को लगवाकर रसोई में और बाथरूम में गीजर भी लगवाता है। बहू देखो, अब सबके कमरे में हीटर है और रसोई बाथरूम में गीजर भी। अब तुम्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया पापा जी। अरे बस शुक्रिया भाभी जी। तो और क्या करें देवर जी? छोटी भाभी, आपको पता नहीं है, आज के टाइम पर ऐसा कोई ससुराल नहीं है जो बहू के लिए गीजर और हीटर लगवाए। अरे देवर जी, तो आप चाहते क्या हैं? हम क्या करें, साफ साफ कहिए ना। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस चाह रहा था कि आप इस खुशी में हम सबके लिए ठंड में गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दीजिए। हे भगवान, ये मेरा देवर कुछ ज्यादा ही चटोरा है खाने पीने में। ठीक है, हम बना देते हैं देवर जी। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाकर ढेर सारे गाजर को घिसकर परिवार वालों को गाजर का हलवा बनाकर खिलाती हैं। लेकिन इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी घर के काम को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय हीटर सेकने में व्यतीत करती हैं। अरे ये क्या, अगर घर में तुम्हारे ससुर ने हीटर लगवा दिया है तो तुम घर के सारे काम छोड़कर दिन भर हीटर सेकती रहोगी क्या? दुनिया के घरों की बहू देखो, सुबह उठकर सारा काम कर लेती हैं, और एक तुम दोनों जो हीटर चलाकर सारा दिन बैठी रहती हो। माँ जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि हम दोनों मिलकर ठंड में कैसे सारा काम संभाल रही हैं। हाँ माँ जी, जीजी ठीक कहती हैं। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप हमारी देवरानी जी ले आइए। देवरानी जी आ जाएंगी तो काम 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उसके बाद सभी लोग इस घर में टाइम से फ्री हो जाएंगे। काम तो हो जाता है ज्यादा ठंड में। चलो ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलवाती हूँ। अब अगले ही दिन ममता अपने घर में पंडित को बुलाती है। ममता जी, ये देखिए, ये लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और शांत किस्म की है। आपके परिवार के लिए ये शुभ साबित होगी। ठीक है पंडित जी, फिर तो मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करूंगी। अब अगले दिन ममता लड़की वालों के घर पहुंचती है। अरे आप लोग आइए ना, मैं आप लोगों के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आज आप मेरी लड़की को देखने आने वाले हैं।
हाँ जी, चलिए बैठकर बात करते हैं। अब ममता अपनी दोनों बहू के साथ अंदर सोफे पर बैठती है। वैसे दिन पर दिन मौसम ठंडा ही होता जा रहा है सुजाता जी। हाँ, अब दिसंबर जो शुरू हो गया है। सुजाता इतना कहती है कि तभी वहां पारुल आती है, जिसने पतला सूट सलवार पहना हुआ होता है। ये देखकर अंकिता और सोनिया हैरान हो जाती हैं। अरे आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना? आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि सर्दी अभी शुरू हुई है। अरे भाई, दिसंबर चल रहा है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, फिर भी आपने स्वेटर नहीं पहना। तभी पारुल के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ जाती है। जी मैं अभी रसोई में काम कर रही थी ना, जिस दौरान मुझे थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी, इसीलिए मैंने सभी गर्म कपड़े उतारकर साइड में रख दिए। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। तो पहले दिन ही अपनी देवरानी से इतने सारे सवाल करने लगी। आओ बहू, हमारे साथ बैठो। तब पारुल सबके साथ बैठती है। वैसे सुजाता जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमें ये रिश्ता पसंद है। अब लड़के वाले शादी फिक्स करके वहां से चले जाते हैं। सबके जाते ही पारुल के पसीने छूटने लगते हैं। उसका सूट पसीने से भीग जाता है। क्या हुआ पारुल? तू इतना क्यों घबरा रही है? माँ, मुझे घबराहट हो रही है। आपने लड़के वालों से मेरी प्रॉब्लम के बारे में एक बार भी बात नहीं की। कल को शादी के बाद उन्हें मेरा सच पता चला तो? अरे नहीं, कुछ पता नहीं चलना चाहिए लड़के वालों को। तू अपना राज ही रखियो। अब पारुल अपनी माँ की बात को मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर पारुल को इस शादी से बहुत डर लग रहा था। और इसी डर के पारुल के 3 से 4 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर पूरी विधि विधान के साथ पारुल की शादी गोविंद से हो जाती है। पारुल शादी करके अपने ससुराल आती है। ससुराल वाले बड़े ही प्यार से पारुल का गृह प्रवेश करवाते हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिरा कर घर के अंदर आओ। अब पारुल कलश गिराकर घर के अंदर आती है और दाएं बाएं अपनी नजरों को घुमाने लगती है। बहू, क्या हुआ? बहू, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, वो गोविंद जी, मेरी माँ ने कुछ बैग भिजवाए थे, वो कहाँ है? अरे हाँ, वो तो कार में ही है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। आकाश भैया, पवन भैया, जरा आप भी मेरे साथ अब आना, बैग काफी ज्यादा है। अब दोनों भाई को लेकर गोविंद कार के पास आता है और कार में से 10 पैकेट रजाइयों के बाहर निकालता है। अरे गोविंद, ये इतनी सारी रजाई क्यों लेकर आई है तुम्हारी पत्नी? सच में मुझे तो लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी तरफ दोनों जेठानियां। जीजी, कार में क्या ही लेने गए होंगे देवर जी? शायद हम लोगों के लिए गिफ्ट्स होंगे। इतने में तीनों भाई अपने अपने हाथ में सिर पर रजाई का बैग लेकर अंदर आते हैं। बाप रे बहू, इतनी सारी रजाइयाँ किस लिए लाई हो? घर में इतनी रजाइयाँ तो पहले से रखी हुई हैं। वो माँ जी, दरअसल। अरे बहू से इतने सवाल मत करो, उसे आराम करने दो, बाकी की चीज कल पूछना। अब सभी रजाइयों को पारुल अपने कमरे में रखवाती है और आराम करने चली जाती है। लेकिन सबके सोने के बाद पारुल चुपचाप 10 रजाइयों को बैग से निकालकर अपने सिर पर रखकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर छत का दरवाजा खोलकर छत पर अपना बिस्तर लगाती है। वहीं छत पर तेज ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं। हाँ, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब जाकर मुझे सुकून मिला। अब सोऊंगी आराम से खुले में 10 रजाइयों को ओढ़कर। अब 10 रजाइयों को ओढ़कर ठंडी हवाओं में पारुल सो जाती है। अगले दिन दोनों ही जेठानियां पारुल को ढूंढती हैं। अरे जीजी, हमारी नई नवेली देवरानी जी कहाँ है? पता नहीं, कहीं नहा धोकर छत पर कपड़े तो नहीं सुखा रही हैं। चलो देख कर आते हैं। अब दोनों ही जेठानियां छत पर आती हैं, जहां उनकी देवरानी खुले में 10 रजाइयों को ओढ़कर ठंडी ठंडी हवा में ओस के नीचे आराम से सो रही होती है। वहीं अंकिता और सोनिया की छत पर कुछ ही सेकंड में कुल्फी जम जाती है। जीजी, हमारी देवरानी जी इतनी ठंड में आराम से खुले में कैसे सो रही हैं? पता नहीं, रुको मैं उठाती हूँ इसको। अरे देवरानी जी उठिए, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? अब घबराकर पारुल उठकर बैठती है। हे भगवान, कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? अरे देवरानी जी, आप यहाँ ऐसे छत पर खुले में कैसे सो रही हैं? आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? आपने स्वेटर भी नहीं पहना है। हमारी तो 5 मिनट में कुल्फी जम गई यहाँ, और आप आराम से 8 घंटे की नींद ले रही हैं छत पर खुले में 10 रजाइयों को ओढ़कर। सच में, और हाँ, ये रजाई तो तुम हमारे लिए लेकर आई थी ना, फिर 10 की 10 रजाई खुद ही ओढ़कर सो गई। नहीं, ये रजाई तो मैं स्पेशल अपने लिए लेकर आई हूँ, और मैं 8 घंटे से नहीं, अभी कुछ देर पहले ही आकर खुले में सोई हूँ। दरअसल कमरे में मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। ठीक है, अब जल्दी जल्दी नीचे चलो, वरना हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी।
हाँ हाँ जीजी सही कह रही हो। और देवरानी जी, आपको तो अभी अपनी पहली रसोई का खाना भी बनाना है। अब पारुल नहा धोकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, रसोई में सब कुछ बंद कर रखा है। अच्छा शुक्र है यहाँ पर एक खिड़की है, मैं इस खिड़की को खोल लेती हूँ। अब पारुल खिड़की खोलती है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं रसोई में आने लगती हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है। चलो अब इसी ठंडी ठंडी हवा में सब्जियां काट लेती हूँ। अब फ्रिज से सब्जियां निकालकर पारुल उन्हें काटने लगती है। सब्जियां काटने के बाद पारुल सभी सब्जियों को सिंक में टोटी ऑन करके धोने लगती है कि तभी टोटी में से गरम गरम पानी पारुल के हाथ पर गिरता है और पारुल घबराते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचती है। ओ गॉड, लगता है मेरे ससुराल वालों ने गीजर लगा रखा है, लेकिन मैं इतने गर्म पानी में काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, फ्रिज से बर्फ निकाल लेती हूँ। अब दिसंबर की कड़ाके की ठंड में पारुल फ्रिज से बर्फ निकालकर सब्जी के भगोने में डालती है। फिर उसमें टोटी का पानी डालकर भरती है और जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है तब पारुल सब्जियों को धोने लगती है। पारुल ऐसा कर ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी दोनों जिठानी आती हैं। ओ देवरानी जी, आप सब्जी धो रही हैं? लाइए मैं धो देती हूँ। तब तक आप मसाला पीस लीजिए और जीजी आटा गूंथ लेंगी, ऐसे काम जल्दी निपट जाएगा। हाँ सही कहा। अब अंकिता जैसे ही कच्ची सब्जी के भगोने में हाथ डालती है, उसको पानी में बर्फ के टुकड़े मिलते हैं और वो ठंड से उछल जाती है। हाय दैया, जीजी हमारी देवरानी ने तो इस भगोने में बर्फ के टुकड़े डाले हुए हैं। क्यों देवरानी जी, आपको गीजर का पानी पसंद नहीं आया क्या, जो आप इतनी ठंड में बर्फ डालकर सब्जी धो रही हैं? क्या बर्फ? दिसंबर की ठंड में बर्फ का इस्तेमाल कर रही हैं आप देवरानी जी? पर क्यों? राम राम राम, कहीं इन लोगों को मेरा सच न पता चल जाए। कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा अब इन्हें। वो जेठानी जी, मैंने YouTube पर देखा था कि ठंडे बर्फ के पानी से सब्जियों को धोने से सब्जी में ताजगी बनी रहती है। पता नहीं, हमने तो ये सब नहीं सुना कहीं देवरानी जी। अच्छा ये बताइए, आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या? आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना? वो मुझसे स्वेटर पहनकर काम नहीं हो पाता, इसीलिए मैं स्वेटर नहीं पहनती ज्यादा। पता नहीं तुम किस टाइप की लड़की हो। वैसे हम लोग जा रहे हैं, हमने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है, अब तुम बना लो खाना। इतना कहकर दोनों जेठानी बाहर निकल जाती हैं और कुछ देर बाद पारुल भी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते हैं। सभी को पारुल के हाथ का खाना काफी अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों जेठानियां हीटर के पास बैठ जाती हैं। वहीं पारुल अपने कमरे में जा रही होती है। अरे देवरानी जी, काम तो हो ही गया है सारा, आइए अब थोड़ा हाथ सेक लीजिए। हाँ जीजी सही कह रही हैं, आओ बैठो हमारे पास हीटर में। अब पारुल घबराते हुए हीटर के पास आकर बैठती है, लेकिन थोड़ी ही देर में पारुल को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। हे भगवान, मुझे तो बेचैनी हो रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मेरा असली चेहरा इन लोगों के सामने आ जाएगा। जेठानी जी, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। अब आप लोग हीटर सेकिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर पारुल भागकर फटाफट बालकनी में आकर खड़ी होती है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही होती है। हे भगवान, आज आपने बचा लिया, नहीं तो आज आफत ही आ जाती। अब इसके बाद रात का खाना बनाकर पारुल सबको खिलाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। वहीं सबके सोने के बाद पारुल फिर से अपना बिस्तर लेकर कमरे के बाहर आती है। तभी कमरे के जस्ट सामने पारुल को उसकी जेठानी नजर आती है। ये देखकर घबराकर सारा सामान लेकर पारुल कमरे के अंदर घुसती है और गेट बंद कर लेती है। हाय रब्बा, ये इतनी रात को मेरी जेठानी भटकती आत्मा की तरह घर में क्यों घूम रही है? कहीं उन्होंने मुझे देखा तो नहीं? अब धीरे धीरे डर डर कर पारुल अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था। हे भगवान, शुक्र है कोई नहीं। एक काम करती हूँ, आज आंगन में ही सो जाती हूँ। कौन इतनी भारी रजाइयों को उठाकर छत पर जाएगा? अब आंगन में पारुल अपना बिस्तर बिछाकर ठंडी ठंडी हवा में 10-10 रजाइयों को ओढ़कर आराम से सो जाती है। अब अगले दिन सुबह 5 बजे आसपास के लोग ये सब देखकर, बाप रे बाप, ममता की बहू खुले में क्यों सो रही है? इसे ठंड नहीं लग रही है क्या? क्या पता सुमित्रा जीजी, ममता जी के साथ बहू की कोई लड़ाई हुई हो। अरे हो सकता है घर वालों ने बहू को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया हो। अब आसपास की खचर पचर सुनकर ममता बाहर आती है। पीछे से दोनों जिठानियां भी आती हैं। लो ममता जी आ गई। अरे ऐसी भी क्या लड़ाई हुई आपकी अपनी बहू से ममता जी, जो आपने इन्हें घर से बाहर ही निकाल दिया? वैसे ममता, बेटी जात घर के बाहर खुले में सोती अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी, देवरानी जी तो हमारी नाक कटवा रही हैं। देवरानी जी उठिए जल्दी। जीजी 10-10 रजाइयों के नीचे घुसी हुई हमारी देवरानी जी आवाज पता नहीं सुन भी रही है कि नहीं। अरे ओ देवरानी जी उठिए। अब घबराकर पारुल उठकर बैठती है। तभी ममता पारुल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आती है। बहू, ये सब क्या था? तुम इस तरह खुले में क्यों सो रही थी बाहर? मोहल्ले वाले कितनी बातें सुना रहे थे, तुमने सुना?
वो माँ जी, मुझे कमरे में नींद नहीं आती, मैं चाहकर भी कमरे में नहीं सो सकती। सब ड्रामा है इनका ये माँ जी। मुझे कुछ नहीं पता, कल से मुझे तुम बाहर सोई हुई मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना बहू। अब सासू माँ की फटकार खाकर पारुल अगले दिन न तो छत पर सोती है और न ही आंगन में। वो घर की बालकनी में अपना बिस्तर लगाकर खुले में ठंडी ठंडी हवाओं में 10-10 रजाइयों को ओढ़कर सो जाती है। अब अगले दिन दोनों जिठानियां फिर से अपनी देवरानी को खुले में सोता देखकर उसके शरीर से एक एक रजाई खींचने लगती हैं। अरे उठिए देवरानी जी, आपको कहा था ना माँ जी ने खुले में नहीं सोना। सच में कैसे घोड़े बेच कर सो रही हैं। माँ जी की बातों का तो इसको फर्क ही नहीं पड़ा। तभी वहां पर ममता गिलास में ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है और अपनी बहू के मुंह पर फेंकती है और पारुल घबरा कर उठ के बैठती है। बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना खुले में सोने से, तुम्हें समझ नहीं आया? अरे क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारे ससुराल वाले जानकर तुम्हें बाहर सुला रहे हैं। पर माँ जी, ये तो घर की बालकनी है, यहाँ तो सो ही सकती हूँ ना, मुझे कमरे में नींद नहीं आती। मैंने कहा था ना, नहीं सोना खुले में। कल को इस तरह से सोते सोते बीमार पड़ गई तो मोहल्ले वाले हमें ही उल्हाना देंगे। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं देवरानी जी, चुपचाप से अपनी ये 10 की 10 रजाई उठाओ और निकलो यहाँ से। अब दोपहर को अचानक पड़ोस की गायत्री ममता के घर आती है। अरे गायत्री, तुम यहाँ क्या हुआ, परेशान लग रही हो? क्या बताऊं ममता बहन, मुझे वो कुछ रजाइयों की जरूरत थी। मेरी बेटी की सगाई हुई है आज, तो कई रिश्तेदार रुके हुए हैं और मैं उन्हें ठंड में सुलाना नहीं चाहती। तभी पीछे से अंकिता और सोनिया आती हैं। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है गायत्री चाची, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए रजाइयां लेकर आती हूँ। अब सोनिया फटाफट पारुल की गैर मौजूदगी में उसके कमरे से सारी रजाइयां लाकर गायत्री के हाथ में थमा देती है। शुक्रिया बहू, मैं चलती हूँ। अरे तुमने छोटी बहू की रजाइयां दे दी गायत्री को? हाँ माँ जी, मैंने वो जानबूझकर दे दी ताकि देवरानी जी खुले में 10-10 रजाइयां लेकर सोती है ना, वो ना सो पाए। वाह जिज्जी, तुम तो बड़ी चालू निकली। तरीका तो सही है उसे रोकने का। चलो ठीक है। इतना ही नहीं माँ जी, मैं छत पर मेन गेट पर ताला भी लगा दूंगी, फिर बालकनी में पानी भी गिरा दूंगी और फिर देखूंगी देवरानी जी कैसे सोती हैं खुले में। अब रात को सोनिया छत के गेट पर ताला मारती है, अंकिता मेन गेट में ताला मारती है, वहीं बालकनी में ममता पानी उड़ेल देती है और जाकर सभी सो जाते हैं। अब आधी रात को पारुल सोने के लिए अपनी रजाइयां ढूंढती हैं जो उसे कहीं नहीं मिलती। अरे मेरी 10 की 10 रजाइयां कहाँ चली गई? कहीं जेठानी जी ने तो नहीं ले ली? जब से आई थी उनकी नजर मेरी रजाइयों पर ही थी। खैर छोड़ो, अब बिना रजाई के ही सो जाती हूँ। अब पारुल छत की तरफ जाती है जहाँ ताला लगा हुआ होता है। अरे यहाँ तो ताला लगा है, ये ताला जरूर घर वालों ने लगाया होगा पक्का। इसके बाद पारुल बाहर आंगन में आने की सोचती है, लेकिन मेन गेट पर भी ताला लगा होता है। उसके बाद पारुल बालकनी में आती है जहाँ पर ढेर सारा पानी गिरा होता है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे लिए एक भी जगह नहीं बख्शी है जहाँ मैं आराम से सो पाऊँ। एक काम करती हूँ, घर के बरामदे में खिड़कियाँ खोलकर सो जाती हूँ। अब पारुल बरामदे में बनी बड़ी बड़ी खिड़कियों को खोलकर फर्श पर ही सो जाती है। खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अगले दिन सुबह। जीजी, देवरानी जी कहीं दिख नहीं रही, लगता है कल रात वो खुले में नहीं सोई। दोनों जिठानियां खुश हो रही होती हैं, लेकिन जैसे वो बरामदे में आती हैं पारुल को जमीन पर सोया हुआ पाती हैं। खिड़कियों से भी ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। हाँ जीजी, ये क्या है? ये तो अब भी खुले में सो रही है। तभी ममता भी वहां आती है और ममता गुस्से से पारुल को हिलाती है। पारुल घबरा कर उठती है। बहू, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कुछ बताओगी हमें? और हाँ, जब तुम्हें इतनी ही गर्मी लगती है तो तुम पंखा चलाकर कमरे में क्यों नहीं सो जाती हो? अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि मेरी परेशानी सिर्फ गर्मी नहीं है। माँ जी, मैं कमरे में कुछ भी चला लूं लेकिन मुझे नींद नहीं आती। ये सब तेरे नाटक हैं। माँ जी, मुझे तो लगता है देवरानी जी का कोई आशिक है जो बाहर खुले में आकर इनसे मिलता है। नहीं नहीं, मेरे चरित्र पर उंगलियां मत उठाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां पर पारुल का पति आता है। अगर ऐसा नहीं है पारुल, तो तुम्हें एक रात कमरे में रहकर यह साबित करना होगा। अब पारुल के चरित्र पर उंगलियां उठने लगती हैं। पारुल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और अगले दिन रात को पारुल अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वहीं घर वाले बाहर से, आज सारी रात इस लड़की की निगरानी करनी होगी, अगर इसका आशिक हुआ तो वो बाहर जरूर आएगी। हाँ, आज तो इसे रंगे हाथ पकड़ना है। अब जहां घर वाले पारुल को रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में थे, वहीं पारुल कमरे के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। पारुल का शरीर लाल पड़ चुका था, आंखें भी लाल हो चुकी थी। दिसंबर के महीने में फुल स्पीड पर पंखा चल रहा था, लेकिन उन हवाओं का असर पारुल के शरीर पर जरा भी नहीं हो रहा था। माँ, आप कहाँ हो? माँ, अपनी बच्ची को बचा लो माँ। अब कांपते हाथों से पारुल अपनी माँ को फोन करती है।
माँ मुझे बचा लो, मेरी सांसें रुक रही है माँ। तो कहाँ है मेरी बच्ची अभी? मम्मा कमरे में हूँ, आज सारी रात मुझे यहीं रहना है। तू बाहर निकल बेटी कमरे से, नहीं तो तेरा ताप बढ़ने लगेगा। नहीं माँ, मैं बाहर निकली तो मैं चरित्रहीन साबित हो जाऊंगी। यह सब सुनकर पारुल की माँ फोन रखती है और रातों रात ऑटो पकड़कर पारुल के ससुराल आती है। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है? सुजाता जी आप यहाँ? वैसे आपकी बेटी यहाँ इस तरफ इस कमरे में है। अब सुजाता दरवाजे को खटखटाती है लेकिन पारुल दरवाजा नहीं खोलती। दामाद जी ये दरवाजा तोड़िए, मेरी बच्ची मर जाएगी नहीं तो। यह सुनकर गोविंद तेज तेज दरवाजा पीटता है और फिर लात मारकर गोविंद दरवाजा तोड़ देता है। पारुल बेहोश होती है, उसके कपड़े पसीने से पूरे गीले होते हैं। देवरानी जी, माँ जी देवरानी जी को क्या हो गया? पानी, कोई ठंडा पानी लाओ। गोविंद पानी लाकर देता है। सुजाता वो सारा पानी पारुल के सिर पर डालती है लेकिन पारुल को होश नहीं आता। कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, मेरी बच्ची। गोविंद जल्दी से एक बड़े डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। डॉक्टर पारुल का चेकअप करते हैं और कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। आपकी बहू को पहले भी ये सब कभी हुआ है अतीत में? सुजाता जी ये तो आप ही बता सकती हैं। हाँ डॉक्टर, ये पहली बार तब हुआ था जब मैंने एक बार। माँ मुझे बाहर आना है माँ, यहाँ मुझे बहुत बेचैनी हो रही है माँ दरवाजा खोलो ना माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं खोलूंगी, अंदर ही रह, बहुत शैतानी करने लगी है। अब गुस्से से सुजाता दरवाजा नहीं खोलती लेकिन फिर कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर आवाज आनी बंद हो जाती। अरे ये इतनी शांत क्यों हो गई? मेरे बिना तो उसे नींद भी नहीं आती है। अब सुजाता घबराकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि पारुल का पूरा शरीर लाल पड़ा है और वो पसीने में गीली होकर बेहोश है। अब सुजाता फटाफट डॉक्टर को बुलाती है। पता नहीं आपकी बेटी को क्या हुआ है, शायद घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, पर मैंने कुछ दवाइयां दी हैं, इससे ये होश में आ जाएगी। अब दवाई देके डॉक्टर वहां से चला जाता है। पारुल को भी होश आ जाता है। मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? क्या हो गया तुझे? पता नहीं माँ, पर मैं जब भी कमरे में बंद होती हूँ या किसी ऐसी जगह पर होती हूँ जहाँ चारों तरफ दीवारें होती हैं, खुला आसमान नहीं होता, तो मुझे बेचैनी होने लगती है। लगता है शरीर अंदर से गर्म होने लगा है। अब पारुल अपनी किशोर अवस्था भी पार कर लेती है लेकिन फिर भी पारुल की यह बीमारी ठीक नहीं होती। तभी एक दिन पारुल कड़कड़ाती ठंड में जाकर छत पर सो जाती है। ये देखकर सुजाता घबरा जाती है। अरे पारुल, मेरी बच्ची तुझे छत पर ठंड नहीं लग रही? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। आज से मैं ऐसे ही खुले में सोऊंगी। चल ठीक है, तुझे ऐसे आराम मिलता है तो तू ऐसे ही सो। उस दिन के बाद से मेरी बच्ची ऐसे ही खुले में सोने लगी डॉक्टर। वो ऐसे ही नहीं सो रही थी सुजाता जी खुले में। आपकी बेटी को हाइपोथर्मिया की बीमारी है। इस बीमारी में इंसान अपने आप को जितना खुले में रखता है उसको उतना ही सुकून महसूस होता है, और जितना बंद कर जगह पर रहता है उसे घुटन, बेचैनी, बेहोशी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। आपकी बेटी काफी होनहार और हिम्मत वाली है, जो उसने इतनी कम उम्र में अपने आप को संभालने के लिए एक उपाय निकाल लिया। बट ये उपाय जिंदगी भर इसका साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसे कुछ दवाइयां दे रहा हूं जिससे ये ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर के जाने के बाद कुछ ही देर में पारुल को होश आ जाता है। माँ आप आ गई माँ। मेरी बहू अब ठीक है। पारुल तुम ठीक हो? पारुल मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने अपने आप को कमरे में बंद किया। पर पारुल तुमने अपने आप को कमरे में बंद किया, इससे अच्छा होता कि तुम हमें अपनी सच्चाई बता देती। जी मम्मी ने मना किया था ससुराल वालों को कुछ भी बताने से। क्या? पर क्यों? आखिर क्यों सुजाता जी आपने झूठ बोला? अगर आप पहले ही अपनी बेटी की बीमारी हमसे शेयर करती तो आज हम आपकी बेटी का इलाज करवाते, उसे कमरे में बंद नहीं करते। हाँ माँ जी, आपके इस झूठ के कारण हमारे मन में कितने गंदे ख्याल आए पारुल को लेकर, आप जानती भी हैं। आई एम रियली सॉरी पारुल, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, ना अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखाना था। देखिए गलती तो हम सबसे हुई है, इसीलिए हम सबको पारुल से माफी मांगनी चाहिए। आज पारुल के साथ जो कुछ भी हुआ उन सबके पीछे हम सबका हाथ है। अब घर का हर एक सदस्य पारुल से माफी मांगता है। पारुल अब सबको माफ कर देती है। अब सही दवाइयों को लेकर पारुल भी ठीक हो जाती है और अब वो नॉर्मल लोगों की तरह ही कमरे में सोने लगती है।